हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 12 की पाठ्यपुस्तक भारत लोक और अर्थव्यवस्था चल रही है। आज आपका यहां पर अध्याय 9वां है। यहां पर हम लोग भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहां पर पहला प्रश्न है, प्रदेशीय नियोजन का संबंध है आर्थिक व्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों का विकास, क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम, परिवहन जाल तंत्र में क्षेत्रीय अंतर, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास। प्रदेशीय नियोजन जो है किसी प्रदेश में मौजूद विषमताओं को कम करने के लिए या उसका विकास करने के लिए क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। दूसरा प्रश्न है, आईटीडीपी निम्नलिखित में से किस संदर्भ में वर्णित है? समन्वित पर्यटन विकास प्रोग्राम, समन्वित यात्रा विकास प्रोग्राम, समन्वित जनजाति विकास प्रोग्राम, समन्वित परिवहन विकास प्रोग्राम। देखिए, आईटीडीपी की फुल फॉर्म है इंक्लूसिव ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि समन्वित जनजाति विकास प्रोग्राम। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। तीसरा प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है? कृषि विकास, पारितंत्र विकास, परिवहन विकास, भूमि उपनिवेशन। देखिए, प्रश्न में यहां पर सतत पोषणीय विकास की चर्चा की गई है, और जब जब हम सतत पोषणीय विकास पर फोकस करेंगे तब तब हम इन्वायरमेंट पर फोकस करेंगे, यानी हमें यहां पर इन्वायरमेंट को बचाना होगा। तो यहां पर सबसे जरूरी हो जाता है पारितंत्र का विकास करना, ताकि इंदिरा गांधी जो नहर निकाली गई है उससे वहां का पारितंत्र जो है प्रभावित ना हो। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। चौथा प्रश्न है, नियोजन के प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, प्रादेशिक असंतुलन कम करने के लिए योजना बनाना खंडी नियोजन के अंतर्गत आता है। कृषि, सिंचाई, विनिर्माण, ऊर्जा, निर्माण, परिवहन, संचार, सामाजिक अवसंरचना और सेवाओं के विकास के कार्यक्रम बनाना और लागू करना प्रादेशिक नियोजन के अंतर्गत आता है। आपको यह बताना है कौन सा सही है। देखिए, जब हम किसी प्रदेश में मौजूद विषमताओं को कम करने के लिए या पर वहां पर मौजूद जो भी दिक्कतें हैं उनको दूर करने के लिए नियोजन तैयार करते हैं, तो उसे खंडी नियोजन नहीं बल्कि उसको प्रादेशिक नियोजन कहा जाता है। तो यहां पर आपका पहला वाला गलत हो जाएगा। जब हम किसी एक पार्ट पर फोकस करते हैं, किसी एक सेक्टर पर फोकस करते हैं, तो उसे सेक्टोरल प्लानिंग या फिर खंडी नियोजन कहा जाता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला ये वाला भी गलत हो जाएगा। यहां पर आपका एक और दो दोनों ही गलत हैं। तो आंसर होगा यहां पर डी वाला, ना तो एक सही है और ना ही दूसरा। पांचवा प्रश्न है, लक्ष्य क्षेत्र तथा लक्ष्य समूह योजना उपागमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, क्षेत्रीय एवं सामाजिक विषमताओं की प्रबलता को काबू में रखने के क्रम में योजना आयोग ने लक्ष्य क्षेत्र तथा लक्ष्य समूह योजना उपागमों को प्रस्तुत किया है। सेकंड, लक्ष्य समूह की ओर इंगित कार्यक्रमों के कुछ उदाहरणों में कमान नियंत्रित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम है। लघु कृषक विकास संस्था, सीमांत किसान विकास संस्था आदि कुछ लक्ष्य क्षेत्र कार्यक्रम के उदाहरण हैं। आपको यह बताना है कौन सा कथन आपका सही है। देखिए, भारत में योजना आयोग ने क्षेत्रीय और सामाजिक विषमताओं को कम करने के लिए लक्ष्य क्षेत्र और लक्ष्य समूह योजना उपागमों को प्रस्तुत किया। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन सही है। लक्ष्य क्षेत्र की बात करें, देखिए, जब हम किसी पर्टिकुलर क्षेत्र पर फोकस करते हैं, जैसे कि सूखा प्रवण क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र में भूस्खलन इत्यादि की समस्या है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, तो वो लक्ष्य क्षेत्र प्रोग्राम कहलाते हैं, लक्ष्य क्षेत्र कार्यक्रम कहलाते हैं। तो यहां पर आपका सेकंड वाला जो कथन है ये गलत है, क्योंकि यहां पे लक्ष्य समूह लिखा हुआ है। ये लक्ष्य समूह नहीं होगा, बल्कि ये लक्ष्य क्षेत्र वाले कार्यक्रम होंगे। थर्ड वाला जो है यहां पर देखिए, जब हम किसी एक पर्टिकुलर समूह पर फोकस करते हैं, जैसे कृषकों का समूह है, सीमांत किसानों का समूह है, मजदूरों का समूह है या फिर बुनकरों का समूह है, तो इसको लक्ष्य समूह प्रोग्राम कहा जाता है। तो यहां पर आपका थर्ड वाला कथन ये भी गलत हो जाएगा। यहां पर आपका केवल पहला वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर है यहां पर ए, केवल एक। छठवां प्रश्न है, पर्वतीय क्षेत्रों तथा उत्तर पूर्वी राज्यों, जनजाति एवं पिछड़े क्षेत्रों में अवसंरचना को विकसित करने के लिए विशिष्ट क्षेत्र योजना को किस पंचवर्षीय योजना में तैयार किया गया था? दूसरी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, छठवीं पंचवर्षीय योजना, आठवीं पंचवर्षीय योजना। देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों और उत्तर पूर्वी राज्यों, जनजाति पिछड़े क्षेत्रों में अवसंरचना को विकसित करने के लिए जो विशिष्ट क्षेत्र योजना है, इसको
8वीं पंचवर्षीय योजना में तैयार किया गया था और 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है 1992 से लेकर 97 तक रहा है। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किया गया? चौथी पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना। देखिए, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम को 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था और इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सारे पर्वतीय जिले, उस समय उत्तराखंड भी इसका पार्ट था, मिकिर पहाड़ी और असम की उत्तरी कछार की पहाड़ियां, पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग जिला और तमिलनाडु के नीलगिरी आदि को मिलाकर कुल मिलाकर इसमें 15 जिले शामिल किए गए थे। तो इसे 5वीं पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट किया गया था। तो आपका सही आंसर है यहां पर बी वाला। 8वां प्रश्न है, सूखा संभावी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूखा संभावी क्षेत्र विकास कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू किया गया। सूखा संभावी क्षेत्र विकास कार्यक्रम का उद्देश्य केवल सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए उत्पादन के साधनों को विकसित करने तक सीमित था। सूखा संभावी क्षेत्र विकास कार्यक्रम लक्ष्य क्षेत्र उपागम के अंतर्गत शुरू किया गया कार्यक्रम है। आपको यहां बताना है कौन सा कथन आपका सही है। देखिए, यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत है। जो ये कार्यक्रम है सूखा संभावी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये चौथी पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट किया गया था, ना कि 5वीं में। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। इसके लक्ष्यों की बात करें तो देखिए, इस कार्यक्रम के अंतर्गत बहुत सारी चीजें शामिल थी। इसमें केवल सूखे के प्रभाव को कम करना शामिल नहीं था, बल्कि लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना और अन्य प्रकार के प्रयास भी करना था, जिससे कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार आए। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है केवल सूखे के प्रभाव को कम करना था, ऐसा नहीं था। इसमें जो सूखा प्रभावित क्षेत्र है वहां के लोगों को रोजगार प्रदान करना भी था, या फिर अन्य प्रकार के जो रोजगार के जो साधन है जो कि ग्रामीण इलाकों के लिए प्रोवाइड करवाए जा सकते हैं, वो सब यहाँ पे करवाना था। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो है ये लक्ष्य क्षेत्र उपागम के अंतर्गत स्टार्ट किया गया कार्यक्रम है। तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला सही है। तो आपका सही आंसर है 8वें का सी वाला, केवल थर्ड। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1967 में योजना आयोग ने देश में 67 जिलों, जिनमें पूर्ण आंशिक शामिल थे, इनकी पहचान सूखा संभावित जिलों के रूप में की। 1972 में सिंचाई आयोग ने 40% सिंचित क्षेत्र का मापदंड लेकर सूखा संभावित क्षेत्रों का परिसीमन किया। आपको यहां बताना है कौन सा कथन सही है। पहला वाला कथन यहां पर बिल्कुल सही है। 1967 में योजना आयोग ने देश में 67 ऐसे जिले चिन्हित किए जो कि सूखा संभावित जिले थे। 1972 में सिंचाई आयोग ने 30% मापदंड लेकर, ना कि 40%, यानी कि कोई क्षेत्र का 30% से कम वहां पर सिंचाई हो रही है तो सूखा प्रवण क्षेत्र है। तो इसने जो 30% सिंचित क्षेत्र का मापदंड लेकर सूखा संभावित क्षेत्रों का परिसीमन किया था, ना कि 40% का। तो यहां पर आपका सेकंड वाला गलत हो जाएगा, केवल पहला वाला सही है। तो आंसर है यहां पर ए, केवल एक। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में विकेंद्रीकृत नियोजन है। भारत में नियोजन का कार्य योजना आयोग को सौंपा गया था। आपको यहां बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए, भारत में स्टार्टिंग से ही केंद्रीकृत नियोजन पद्धति को अपनाया गया, ना कि विकेंद्रीकृत नियोजन पद्धति को। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। और इसी उद्देश्य के लिए आजाद भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। हालांकि बाद के समय में योजना आयोग को ट्रांसफॉर्म कर दिया गया, यानी 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। तो यहां पर आपका सेकंड वाला जो कथन है यह सही है। तो आंसर है आपका बी वाला, यानी केवल दूसरा। 11वां प्रश्न है, भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। भरमौर जनजातीय क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की 2 तहसीलें भरमौर और होली शामिल हैं। तो ये चंबा जिले में पड़ता है और हिमाचल प्रदेश राज्य में है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 12वां प्रश्न है, भरमौर जनजातीय क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? यह 21 नवंबर 1975 से अधिसूचित जनजातीय क्षेत्र है। इस क्षेत्र में गद्दी जनजातीय समुदाय का आवास है। इसके उत्तर में धौलाधार और दक्षिण में पीर पंजाल पर्वत श्रेणियां हैं। इस क्षेत्र में रावी और इसकी सहायक नदियां बुडील और टुंडेन बहती हैं। देखिए, पहला वाला कथन यहां बिल्कुल सही है। यह 21 नवंबर 1975 से अधिसूचित जनजातीय क्षेत्र है। इस क्षेत्र में गद्दी जनजातीय समुदाय का आवास है और गद्दी जनजाति जो है अपने ऋतु प्रवास के लिए जानी जाती है।
तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला भी सही है। भरमौर जनजाति क्षेत्र के उत्तर में धौलाधार नहीं है, बल्कि इसके उत्तर में जो है पीर पंजाल में पड़ता है, यानी इसके उत्तर में जो है पीर पंजाल शिरडी है। और वहीं इसके दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में यहाँ पर इसके धौलाधार पड़ती है। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला गलत हो जाएगा। चौथा वाला सही है। इस क्षेत्र में रावी और उसकी सहायक नदियां बुड़ील और टुंडेन बहती हैं। तो यहाँ पर आपका गलत वाला आंसर है सी वाला। तो आंसर है यहाँ पर सी। 13वां प्रश्न है, सतत विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सतत पोषणीय विकास की परिभाषा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा प्रस्तुत की गई थी। यह एक ऐसा विकास है जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता की पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनी आवश्यकता की पूर्ति करना है। आपको यह बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए 1960 के दशक तक आते आते दुनिया भर में पर्यावरण को लेकर एक समझ विकसित होने लगी और लोग पर्यावरण का लगातार जो अवनमन हो रहा था, पर्यावरण का लगातार जो विनाश हो रहा था, उसके प्रति चिंतित होने लगे। तो लोगों की चिंता को ध्यान में रखकर संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व पर्यावरण और विकास आयोग की स्थापना 1983 में की और उस समय इसकी अध्यक्ष थी नॉर्वे की प्रधानमंत्री गरो हरलेम ब्रटलैंड। इनके नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया गया और इस आयोग ने 1987 में अवर कॉमन फ्यूचर के नाम से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिभाषा दी गई। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सतत पोषणीय विकास की जो परिभाषा का संबंध है ये WECD से है, ना कि UNEP से। तो यहां पर आपका पहला वाला गलत है। WCD का मतलब है विश्व पर्यावरण और विकास आयोग से इसका संबंध है। तो यहां पर आपका पहला वाला गलत है। जो 1987 में जो रिपोर्ट आई है जिसमें ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिभाषा दी गई है, इसमें कहा गया है कि यह एक ऐसा विकास है जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता की पूर्ति को प्रभावित किए बिना हम लोग अपनी वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति को कर सकें। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। तो यहां पर आपका केवल दूसरा वाला सही है, तो आंसर है आपका बी, केवल सेकंड। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, विकास एक बहुआयामी संकल्पना है और अर्थव्यवस्था, समाज तथा पर्यावरण में सकारात्मक व उत्क्रमणीय परिवर्तन का द्योतक है। विकास की संकल्पना स्थैतिक है और इस संकल्पना का प्रादुर्भाव 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ है। 1970 के दशक में पुनर्वितरण के साथ वृद्धि तथा वृद्धि और समानता जैसे वाक्यांश विकास की परिभाषा में शामिल किए गए। आपको यह बताना है कितने कथन सही हैं। देखिए, विकास एक बहुआयामी संकल्पना है और अर्थव्यवस्था, समाज तथा पर्यावरण में सकारात्मक और उत्क्रमणीय नहीं है। ये उत्क्रमणीय परिवर्तन का द्योतक नहीं है, बल्कि ये अनुत्क्रमणीय परिवर्तन का द्योतक है। उत्क्रमणीय का मतलब होता है दोनों तरफ, इस तरफ भी और उस तरफ भी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं आज किसी व्यक्ति की जो स्थिति है बहुत दयनीय है और उसकी स्थिति में कुछ समय के लिए सुधार हो जाए तो हम कह सकेंगे विकास हो गया। और उत्क्रमणीय का मतलब क्या हो गया कि आज जो स्थिति है कुछ समय के लिए बदल गई, फिर से उसकी स्थिति जो है पुरानी स्थिति में आ गई, तो इसको हम विकास नहीं कहेंगे। इसलिए विकास जो है उत्क्रमणीय परिवर्तन का द्योतक नहीं है, बल्कि ये अनुत्क्रमणीय है, यानी एक डायरेक्शन में होने वाला है, ना कि दोनों तरफ होने वाला। तो यहां पर आपका ये उत्क्रमणीय की वजह से गलत हो जाएगा, यानी ये अनुत्क्रमणीय है। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं ये अनुत्क्रमणीय है। और विकास की जो संकल्पना है ये स्थैतिक नहीं है, बल्कि ये गतिक है, डायनामिक है। समय के साथ साथ ये बदलती रही है। किसी समय में विकास को आर्थिक समृद्धि के रूप में देखा जाता था, लेकिन 60-70 के दशक तक आते आते इसकी संकल्पना में बदलाव आया और फिर लोगों के कल्याण पर फोकस होने लगा। तो यहां पर आपका सेकंड वाला जो कथन है ये गलत हो जाएगा। यहां पर तीसरा वाला सही है। 1970 के दशक में पुनर्वितरण के साथ वृद्धि और समानता जैसे वाक्यांश विकास की परिभाषा में शामिल किए गए। तो यहां पर आपका केवल एक कथन सही है, तो आपका आंसर है यहां पर ए, केवल एक। 15वां प्रश्न है, द पॉपुलेशन बम पुस्तक के लेखक हैं थॉमस माल्थस, अमर्त्य सेन, थियोडोर रूजवेल्ट, पॉल आर इहरलिच। देखिए, द पॉपुलेशन बॉम्ब जो पुस्तक है इसका प्रकाशन 1968 में पॉल आर इहरलिच ने किया था। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 16वां प्रश्न है, अवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक की रिपोर्ट 1987 में किसने प्रस्तुत की थी? ब्रटलैंड आयोग, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, खाद्य और कृषि संगठन। अवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक की जो रिपोर्ट है जो कि 1987 में आई थी, यह ब्रटलैंड आयोग के द्वारा जारी की गई थी। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 17वां प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इंदिरा गांधी नहर पंजाब में हरके बांध से निकलती है।
सेकंड, पंजाब और राजस्थान में नहर विकास से सघन सिंचाई से उत्पादकता भले ही बढ़ी है, किंतु सतत पोषणता प्रभावित हो रही है। आपको यह बताना है कौन सा कथन आपका सही है। यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। इंदिरा गांधी नहर, जिसे पूर्व में राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था, ये पंजाब में हरकी बांध से निकलती है और राजस्थान में थार के डेजर्ट में प्रवेश करते हुए ये पाकिस्तान सीमा के समानांतर प्रवाहित होती है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन सही है। सेकंड वाला भी सही है। देखिए, इस नहर से जो थार डेजर्ट है, थार डेजर्ट की जो सतत पोषणीयता है वो प्रभावित हुई है। वहाँ पर इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के इम्पैक्ट पड़े हैं। पॉजिटिव में इम्पैक्ट ये है कि वहाँ पर फसलें वगैरह उत्पादन होने लगा है, फसल वगैरह उगने लगी हैं, क्षेत्र हरा भरा हो गया है। लेकिन नहर के पानी की वजह से वहाँ पर लवणीयता बढ़ रही है, वहाँ का जो इन्वायरमेंट था, वहाँ का जो इकोसिस्टम था वो प्रभावित हुआ है। तो कहीं ना कहीं इससे सतत पोषणीयता प्रभावित हुई है। तो यहाँ पर आपका सेकंड कथन ये भी सही है। यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही सही हैं। तो आपका सही आंसर है सी वाला, यानी 1 और 2 दोनों। 18वां प्रश्न है, कमान क्षेत्रों में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से पारिस्थितिकी सतत पोषणता पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जल प्रबंधन नीति का कठोरता से कार्यान्वयन किए जाने की आवश्यकता है। कमान क्षेत्रों में नवीकरण, वृक्षों का रक्षण, मेखला का निर्माण और चरागाह विकास का या पारितंत्र का विकास ये करना है। नहर के जल का समान वितरण और नालों को पक्का करना है। कमान क्षेत्र का मतलब होता है जिन क्षेत्रों में नहर वगैरह निकाली जाती हैं, कृत्रिम नहरें निकाली जाती हैं, उनको कमांड एरिया बोला जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न के कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर कमांड एरिया है वहाँ पर सतत पोषणीयता के विकास को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं, वो उपाय यहाँ पे पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आपके जो उपाय जो है, उपाय नंबर 1 ये है कि यहाँ पर हमें सबसे पहले वहाँ की जो पारिस्थितिकी संरचना है उसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। किस प्रकार की पारिस्थितिकी संरचना है, उसका ह्रास ना हो। इसके अलावा वहाँ पर जो जल प्रबंधन नीति है उसको भी कठोरता से लागू करवाना है। यानी कि वहाँ पर जो पानी वगैरह जो है, ऐसा ना हो कि पानी का अंधाधुंध इस्तेमाल हो रहा है, लोग जो है मनमानी फसल उगा रहे हैं, ऐसा ना हो। वहाँ पे जो जल गहन फसलें हैं उनको अवॉइड करना है हमें, बल्कि जो खट्टी फलों वाली फसलें हैं उनको वहाँ उगाना है जिसमें कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। इसके अलावा कमांड एरिया में नवीनीकरण, वृक्षों की रक्षण मेखला का निर्माण करना है, चरागाह विकास या पार्तन का विकास करना है, जिससे कि वहाँ पर जो भूमि वगैरह है, भूमि संसाधन नष्ट ना हो। इसके अलावा नहरों के जल का समान वितरण करना है, नालों को पक्का करना है ताकि जल रिसकर निचली स्तरों में ना जाए। अगर जल रिसकर निचली स्तरों में जाएगा तो वहाँ पे लवणीयता बढ़ेगी, तो ये सब चीज़ें ना हो। तो यहाँ पर आपके चारों उपाय जो हैं सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है डी वाला, यानी 1, 2, 3 और 4। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।